अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 4 हिली एरिया 25-26 का फ़ाइनल पेपर लेकर आए हैं। फ़ाइनल पेपर में आपके पास सेक्शंस ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जबकि सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जबकि सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और उसमें हम देखते हैं कि इस दफ़ा क्या आया और कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है। तो पहला आपके पास है, अ सर्कल हैज़ नो साइड, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड। के सर्कल की कितनी साइड्स होती हैं? तो सर्कल की कोई साइड नहीं होती, हैज़ नो साइड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार इज़ कॉल्ड। जब हम बार में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बार ग्राफ होता है। फिर हम आते हैं एरिया की तरफ, और एरिया आपको पता है कि कवर्ड सरफेस जितनी होती है वो एरिया कहलाती है। तो हमारे पास 5 बॉक्सेस दिए गए हैं, इनके अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है वो एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे कि काउंट कर लेंगे कि कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो उसका इनर पार्ट वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये 5 बॉक्सेस हैं, इसलिए इसका एरिया आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि स्क्वायर में क्यों होगा? क्योंकि एरिया है और एरिया को हमेशा स्क्वायर में हम लेते हैं। तो इसका एरिया होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? हमारे पास लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर, ठीक है। अगर हम टोटल लेंथ कर लें ऑल द साइड ऑफ क्लोज फिगर तो वो हमारे पास आ जाता है जी पेरीमीटर। और जो फिगर आपको दी गई है और उसमें आपसे कहा गया है कि लेंथ और ब्रेथ जो है एक बॉक्स की वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी लेंथ को काउंट कर लेंगे, सारे बॉक्सेस की लेंथ को 1 बाय 1 काउंट कर लेंगे। जैसा कि आपके पास रेड कलर में लेंथ्स को हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये एक एक बॉक्स की लेंथ को हमने 1 सेंटीमीटर ही कंसिडर करना है। हमने पूरे 4 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर कंसिडर नहीं करना। अब जब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो ऊपर की लाइन है उसमें 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। तो 4 सेंटीमीटर तो ऊपर ही हो गया हमारे पास, और नीचे भी सेम है क्योंकि रेक्टेंगल है। 4 बॉक्सेस के नीचे भी ले लें तो वो भी 4 एंड 4 8 हो गया। अब ये 8 है और दोनों साइड पे ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास टोटल जो आ गया पेरीमीटर वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप विल बी 10 सेंटीमीटर। और इसको हम स्क्वायर में नहीं लेते, हम इसको सिर्फ वही यूनिट लिखेंगे जिसमें हमें ये इसको दिया गया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी नेक्स्ट हमारे पास है कि 100,000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू। अब आपके पास ऑप्शन सारी लीटर्स में है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने लीटर में मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है। तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। एन एंगल ऑफ 110 डिग्री इज़ कॉल्ड। अब आपको एंगल का की टाइप बतानी है कि कितने कैसा एंगल है ये 110 डिग्री का। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। 55 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू। अब आगे सारी ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन 55 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो 550 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जब भी हम 4 साइडेड फिगर का एंगल को प्लस करते हैं आंसर शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। देयर आर 4 वर्टिसेस इन अब आपके पास जो भी शेप क्लोज फिगर में 4 वर्टिसेस वाली होगी यानी 4 एंगल्स बनाएगी वही वो आपके पास होगी। तो 4 वर्टिसेस किसके होंगे? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो स्क्वायर के होंगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सरफेस इस अ शेप कवर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि एरिया क्या होता है कि वो अमाउंट सरफेस की जिसको एक शेप कवर करती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट द सूटेबल यूनिट फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। यानी जो मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं उनकी आपने लिखनी है यूनिट्स कि किस यूनिट में होंगी। थिकनेस ऑफ योर साइंस बुक को अगर आप उसकी मोटाई को थिकनेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको मिलीमीटर में लेंगे। देन डिस्टेंस बिटवीन योर मार्केट टू स्कूल, आपका स्कूल से घर तक स्कूल से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो मीटर में मेजर किया जाता है। हाइट ऑफ द विंडो हमेशा मीटर्स में ली जाती है, 1 मीटर 2 मीटर विंडो की हाइट होती है। देन हाइट ऑफ योर मदर, तो आपकी मदर की हाइट मीटर में होगी या उसके लिए हम फीट का वर्ड भी यूज़ करते हैं।
जब हम हाइट लेते हैं किसी शख्स की। थिकनेस ऑफ द डोर, डोर की थिकनेस, डोर की मोटाई जो है वो यू आपने बतानी है कि कितने मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है या मीटर है, क्या है। तो थिकनेस ऑफ द डोर जो है वो मिलीमीटर में होगा, राइट। ओके जी, इसी तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगी, और भी किस्म की मेजरमेंट्स आपको आ सकती हैं। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि यही वाली आपको मेजरमेंट्स दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें टाइम दिया हुआ है, आपने टाइम बताना है कि टाइम क्या है जो क्लॉक्स आपको दी गई हैं उनके ऊपर। सबसे पहली जो क्लॉक है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि 9 o'clock होने वाले हैं और 15 मिनट रहते हैं, तो 8:45 होगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं साथ वाली उसकी जो क्लॉक है बनी हुई उसके ऊपर, और उसके ऊपर 10 जो है वो छोटी नीडल पे है, छोटी नीडल 10 o'clock 10 आवर्स पे है, और जो हमारी जो बिग नीडल है वो 6 पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10:30। फिर हमारे पास नेक्स्ट आपके पास क्लॉक आती है, और उस क्लॉक के अंदर 2 o'clock के ऊपर स्मॉल नीडल है और 3 के ऊपर आपके पास बिग नीडल है। तो वो क्या हो जाएगा, 2:15, क्योंकि 15 मिनट्स जो है वो पास्ट हो चुके हैं। देन 4:15 आएगा कि इसमें भी आपके पास स्मॉल नीडल 4 पे है और जो बिग नीडल है वो 3 पे है, ठीक है। तो ये 4:15 हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो नीडल है वो हाफ आवर से आगे चली गई है, 35 मिनट्स पे है। तो हम इसको 2 में लिखेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो जो इसका टाइम होगा वो हम 2 के उसमें लिखेंगे, पास्ट में नहीं लिखेंगे। तो अब कितने मिनट रह गए हैं 4 o'clock में, तो हम लिखेंगे 25 मिनट to 4। तो इस तरह से हम टाइम को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमेट्री का है। हमें सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। तो एक सर्कल जो होता है उसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पास जो मिड पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो पता होना चाहिए। आप सेंट्रल पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करेंगे, जब लाइन ड्रॉ करें तो जो फिगर बने वो सेम एज 2 पार्ट पे एक जैसी डिवाइड हो जाए, तो वो सिमेट्रिकल लाइन होती है। तो सर्कल के अंदर हम बहुत सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका कोई एज नहीं होता, मतलब से इसका कोई साइड नहीं होती कि हम साइड के लिहाज से देखें कि इसके अंदर कितनी लाइंस बनेंगी, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो हमारे पास जब भी कोई सर्कल की फॉर्म में कोई भी आपके पास कोई डायग्राम आए या कोई चीज़ आए और लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करनी हो, तो उसमें अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो हैं वो ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बहुत सी लाइन जो कि अनकाउंटेबल हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड फिगर आपके पास स्क्वायर की है, और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो फिर आप ये याद रखें कि जिस फिगर की ऑल साइड्स इक्वल हैं तो उसके अंदर जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी वो उतनी ही होंगी जितनी साइड्स उसकी सेम होंगी। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड ही उसकी जो है वो सेम होती हैं। तो इसलिए जब हम लाइंस ऑफ सिमेट्रीज लेंगे स्क्वायर की, तो वो भी 4 ही होंगी। अब सबसे पहले आपने उसका मिड पॉइंट लेना है कि मिड पॉइंट कहाँ है, सेंट्रल पॉइंट कहाँ है, और जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो उस सेंट्रल पॉइंट से गुजरनी चाहिए। अगर वो नहीं गुजरी तो इट्स मीन कि आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री रॉन्ग है, या आपने लाइंस जो है वो ज़्यादा ड्रॉ कर दी हैं, राइट। और अगर रेक्टेंगल आ जाता है तो रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, उसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, उसकी सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी। नेक्स्ट आपके पास जो फिगर है वो एरो है, डबल एरो है। आपने उसके दरमियान में पहले सेंट्रल पॉइंट लेना है, उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्रीज लेनी है। तो आप इससे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है आपके पास 4 साइडेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक स्टार कह लें या एक शेप है जिसकी 4 एरोज हैं साइड पे। तो इसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेंट्रल पॉइंट लेना है। सेंट्रल पॉइंट से जब भी आप इस फिगर को जिस जगह पे मैंने लाइन ड्रॉ की है उसको हाफ करके देखें तो ये चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। तो जब ये ओवरलैप कर लेंगी तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज इनकी
ऐसे ही होंगी। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, a cyclist covered the distance of 42 km 350 meter during the training on Monday, and he covered 28 km 40 meter on Tuesday. Find the total distance covered in the 2 days. आपने बताना है कि 2 दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे कि साइक्लिस्ट ने मंडे को कितना डिस्टेंस कवर किया, साइक्लिस्ट ने ट्यूसडे को कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 डेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक साइड पे इसका एक सम बनाएंगे, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें इनको ऐड करना है, जो कि गिवन हमारे पास डिस्टेंस दिए हुए हैं। हम 42 किलोमीटर 350 मीटर लिखेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे 28 किलोमीटर एंड 480 मीटर में। जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 70 किलोमीटर 830 मीटर, यानी कि उसने मंडे और ट्यूसडे दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया, 70 किलोमीटर 830 मीटर। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 days विल बी 70 किलोमीटर एंड 830 मीटर। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Aisha spent 45 minutes in reading storybook, 1 hour 15 minutes in drawing and 30 minutes watching a science video. How much time she spent on all activity? टोटल टाइम इसमें भी आपने फाइंड करना है, तो ये भी प्लस का क्वेश्चन होगा। जो गिवन डाटा है पहले वो लिखेंगे, जो फाइंड करना है फिर वो लिखेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व इट। आयशा स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक वो लिखेंगे, स्पेंट इन ड्राइंग वो भी लिखेंगे, टाइम स्पेंट इन वीडियो वॉचिंग वीडियो वो भी लिख देंगे। अब एक साइड पे हम क्या करेंगे, हम आवर्स और मिनट्स को अरेंज करेंगे। आवर्स में आपके पास पहले दिया हुआ है 45 मिनट्स, तो इसमें आवर्स नहीं दिए हुए। जब आवर्स ना दिए हुए हों तो आवर्स के नीचे हम ज़ीरो लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 मिनट्स में 0 आवर्स हैं और 45 मिनट्स हैं। फिर 1 और 15 मिनट्स है, तो 1 और 15 मिनट्स को हम लिखेंगे। देन 0 आवर्स एंड 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट्स हैं तो इसके अंदर 0 आवर्स एंड 30 मिनट्स होंगे। तो 2 आपके पास जब आप प्लस करेंगे मिनट्स को तो टोटल मिनट्स आएंगे 90। और आपको ये भी पता है कि जो 90 मिनट्स हैं उनमें 60 मिनट्स अगर हम निकाल लें तो उसका 1 आवर बन जाता है। तो जब 90 मिनट्स में से 60 आपने मिनट्स निकाल लिए तो 1 आवर बन गया, तो बाकी कितने मिनट्स रह गए, वो 30 मिनट्स रह गए। तो आपने जब आप मिनट्स को प्लस करेंगे तो उसको कन्वर्ट करना लाजमी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1 आवर 30 मिनट्स आपके पास मिनट्स को ऐड करके आया है, तो मिनट्स के नीचे 30 आ जाएगा और जो 1 आपके पास आ रहा है वो आवर्स में कैरी हो जाएगा। अब 1 + 1 आपके पास आवर्स हैं, 2 आवर्स हो गए। तो इस तरह टोटल टाइम स्पेंट बाय ऑल एक्टिविटी बाय आयशा विल बी 2 आवर्स एंड 30 minutes. Now next question, a school wants to fence a small rectangular garden. The length of the garden is 18 centimeter and the breadth is 9 centimeter. Find the perimeter of the garden. आपको सिंपल वो दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द गार्डन गिवन है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। तो पैरामीटर ऑफ द गार्डन विल बी 2 मल्टीप्लाइबल लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है। और आपको ये पता है कि ये रेक्टेंगुलर है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए लिखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ एंड ब्रेथ है वो हमें गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। लेंथ इज़ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 9 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 18 एंड 9 को प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो वो 27 सेंटीमीटर होगा। 27 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 54 सेंटीमीटर, जो कि हमारे perimeter of the garden होगा। Now next question. The perimeter of the rectangular ground is 420 meter and its breadth is 20 meter. Find its length. अब आप देखें आपको perimeter given है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पैरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड गिवन है, तो आप पैरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड लिखेंगे जो कि 420 मीटर है, और ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड भी लिखेंगे। प्लेग्राउंड जो है वो 20 मीटर, और आपसे कहा है ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, तो पैरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड
आपको पता है अगर सिंपल फॉर्मूला हो तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन क्योंकि आपको लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड आउट करनी है एंड पेरीमीटर और ब्रेथ आपको गिवन है, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे? उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होगा व्हेन पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन। तो अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर आपको 420 मीटर गिवन है, वहाँ आपने 420 लिख देना है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 420 को 2 से डिवाइड करेंगे, 420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 आ जाएगा, माइनस 20 करेंगे तो वह 190 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अगर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी हो और लेंथ दी हुई हो तो फिर आपका फार्मूला हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ, और ब्रेथ आपके पास साइड में इक्वल से पहले आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। डिवाइडर वो होता है जो कि आपके पास ज्योमेट्री में कॉम्पस की तरह होता है जिसके दोनों तरफ पाइवट होती है, लेकिन हम क्योंकि अगर हम रूलर से भी कर लें तो इट्स ओके, राइट। सबसे पहले आपने रूलर लेना है, आपने रूलर को सेट करना है आपने शीट के ऊपर, उसके बाद आपने 0 और 6 दोनों पे डॉट्स लगा देने हैं। देखें क्योंकि आपने मेजर करना है 6 सेंटीमीटर, तो आपका प्लेस जो है इसकी रूलर की वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छे तरीके से उसको प्लेस करें, ग्रिप करें, उसके बाद 0 के ऊपर डॉट लगाएं और 6 के ऊपर डॉट लगाएं। जब आप इन दोनों को लगा लें तो फिर एक पेंसिल के साथ आपने रूलर को वहीं रखे हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, दोनों डॉट्स को आपस में मिला लेना है। जब आप दोनों डॉट्स को आपस में मिला लेंगे तो रूलर उठा दें और उसके नीचे लिख दें 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पहला लाइन सेगमेंट आ जाएगा। आप इसके नाम ए और बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसके लिखते हैं कि नहीं। बस अगर आप 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके और उसके नीचे उसकी मेजरमेंट लिखना जो है वो लाजमी होता है कि आपने कितने सेंटीमीटर की ये बनाई है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, रूलर लें, उसको सेट करें, 0 और 6 के ऊपर डॉट लगाएं और फिर उन डॉट को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आपने नीचे लिखना है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो ड्रॉ करना है वो 4 सेंटीमीटर है। अगेन आप रूलर लेंगे, उसको उसी तरह से अपने शीट के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर का लेना है तो एक डॉट 0 पे और एक डॉट 6 पे लगाएंगे। और ये याद रखिएगा क्लास कि जो रूलर है ना उसमें 0 से थोड़ा सा पहले और एंड पे भी थोड़ा सा बाद में जो लास्ट वैल्यू होती है, जैसे हमारे स्क्रीन पे आ रहा है 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद भी रूलर थोड़ा सा एज उसमें दिखाया हुआ होता है। तो वो जो रूलर है वो आपने ऐड नहीं करना, एग्जैक्ट 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 के ऊपर आपने पॉइंट लगा दिया और 4 के ऊपर आपने एक पॉइंट लगा दिया पेंसिल के साथ, और उसके बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और आपके पास बन जाएगा जी 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, राइट। आप इस तरह से अपनी जो लाइन है उसको एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। आपने अगर आपके पास पॉइंट्स में आ जाता है तो जैसे 4 पूरा है और आगे 5 स्मॉल लाइंस जो मिलीमीटर की होती हैं रूलर के ऊपर, आप उनको मेजर करेंगे तो वो 4.5 आ जाएगा अगर आपको पॉइंट्स में गिवन है, राइट। तो इस तरह से हम अपने लाइन सेगमेंट को रूलर के ज़रिए से ड्रॉ कर सकते हैं। डिवाइडर के ज़रिए भी कर सकते हैं, और डिवाइडर का एक पाइवट हम 0 पे रखेंगे रूलर के और दूसरा हम रखेंगे जैसे 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर पे रखेंगे और उसको अपनी शीट के ऊपर रखेंगे। और उनके वो जब आप रखेंगे तो 2 डॉट खुद ब खुद डिवाइडर की जो पाइवट होती है वो कॉपी के ऊपर लगा देगा, तो उससे आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों लाइंस को जोड़ देंगे, वो आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी और उसके बाद आप रूलर से दोबारा मेजर कर लेंगे कि ये आपके पास जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो आ गई है। तो आप रूलर से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, डिवाइडर से भी। अब आपके पास जो आपने ग्राफ भी पढ़ा है,
ग्राफ के अंदर आपको पता है कि रीड कैसे किया जाता है ग्राफ को, राइट। जब भी आपको बार ग्राफ दिया होता है तो आप सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन जितनी जितनी दी जाती है वो आपने लिख लेनी है। अब वो किस तरह से लिखनी है, आपने क्या करना है कि लाइंस वगैरह लगा लेनी है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो आपको दिया हुआ होगा बार, तो आप उसकी लाइन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना वाई एक्सिस पे, आप उस तक उसकी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे। जैसा कि आपके पास अभी ग्राफ दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक जगह पे आपको सारे एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और दूसरी साइड पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जो कि मार्क्स सॉरी दिए हुए हैं कि कितने कितने मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना है उर्दू में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में एंड सोशल स्टडी में। बार के ऊपर ही आप इन इंफॉर्मेशंस को लिख लें और फिर क्वेश्चंस के आंसर दें। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन इन मैथ्स। मैथ्स में कितने मार्क्स लिए स्टूडेंट्स ने, तो आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक। आप देखें 70 और 80 के दरमियान है तो 75 मार्क्स होंगे, तो स्टूडेंट ऑब्टेन 75 मार्क्स इन मैथ्स। फिर उन्होंने पूछा है हाउ मैनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, अब इंग्लिश की अगर लाइन आप ड्रॉ करें तो 30 और 40 के दरमियान है तो 35 मार्क्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली दरमियान में है बिल्कुल, इसलिए वो 35 मार्क्स होंगे, तो स्टूडेंट ऑब्टेन 35 मार्क्स इन इंग्लिश। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट वीक। अब सबसे जो स्मॉलेस्ट लाइन है, जो स्मॉलेस्ट बार है, वो वीकेस्ट आपके पास मार्क्स को शो कर रही है। तो स्टूडेंट इज़ वीक इन इंग्लिश, जो स्टूडेंट जिसका डाटा बता रहे हैं वो इंग्लिश में वीक है, और स्टूडेंट जो गुड है वो मैथ्स में है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि आपने इन एंगल्स को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद आपने बताना है कि ये कितने डिग्री के हैं। राइट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, द वैल्यू, द मतलब कि कितने डिग्री का है, उसकी डिग्री बतानी है नंबर्स में कि वो कितने डिग्री का है। और आपको पता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं या एंगल्स को मेजर करते हैं वो प्रोटेक्टर है हमारे पास। आप सबसे पहले प्रोटेक्टर के 90 वाली जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसको 0 डिग्री के साथ अपने नीचे जो एक्स एक्सिस पे लाइन है उसको आप कवर करेंगे। कवर करने के बाद आप देखेंगे कि 0 से जो हमारे पास राइट साइड पर 0 है वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो लाइन है वो कहाँ है। ये अब 30 और 40 के दरमियान है, इट्स मीन के 35 डिग्री जो है वो इसकी मेजरमेंट होगी। तो हमारे पास जो एंगल है जो मेजर करने को फर्स्ट दिया हुआ है वो 35 डिग्री का है। तो हम इसको हटा लेंगे प्रोटेक्टर को, और इसकी मेजरमेंट जो नीचे बाद लाइन दी गई है उसके ऊपर लिख देंगे कि ये 35 डिग्री का है। सेकंड आपको दिया गया है एंगल, और आपने उसको मेजर करना है। तो सेकंड एंगल को मेजर करने के लिए हम दोबारा से उसके ऊपर प्रोटेक्टर को सेट करेंगे। राइट, अब हमने जब सेट करना है तो हमारा एरो जिस साइड पे है उस साइड पे हम उसके मिड पॉइंट को नहीं रखेंगे प्रोटेक्टर को। अब हमारा मिड पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो उसको कवर करेगा, और राइट साइड वाली लाइन को उसको कवर करेगा। अब आप देखें दोनों का जो वर्टेक्स है वो एक ही साइड पे है, इसलिए मेजरमेंट भी एक ही साइड पे होगी। एक एक्यूट एंगल आपको गिवन है और एक ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है। अब आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से अपने प्रोटेक्टर को सेट करना है। सेट करने के बाद आपने ये देखना है कि वो कहाँ कहाँ है। वो 110 और 120 के दरमियान में है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए 110 और 120 के दरमियान है और एग्जैक्टली 115 डिग्री को शो कर रहा है। तो आपके पास ये जो एंगल होगा वो 115 डिग्री का होगा। इस तरह से आप अपने एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसका भी आपने नीचे लिख देना है 115 डिग्री। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आपको ये पता है कि जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो और टाइम फाइंड करना हो कि कितने वक्त में
कित कोई ट्रेन कहाँ पे पहुंची, एक वक्त आपको स्टार्टिंग दिया हो, आपको एंडिंग टाइम फाइंड आउट करना हो, तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बहुत इजी वे में दिखाऊंगी। अ ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम लाहौर एट 9:25 hours and reaches Islamabad after 3 hours 15 minutes. एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव इन इस्लामाबाद, कब इस्लामाबाद पहुंची वो टाइम बताना है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर स्टार्टिंग टाइम लिख लें, वो क्या है 9:25 आपके पास स्टार्टिंग टाइम है। अब 3 hours और 15 minutes, अब 3 hours के बाद टाइम क्या होगा पहले आप वो फाइंड आउट कर लें। 3 hours के बाद जो आपके पास टाइम होगा वो होगा 12:25, ठीक है। 3 hours आपको दिया हुआ ना, 3 और 15 मिनट्स है, तो 3 hour के बाद आपका टाइम क्या होगा 12:25, ठीक है। 12:25 होंगे, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, ये आपके पास आवर्स हो गए, ये 3। आगे आपके पास रह गया 15 मिनट, तो अब 12:25 में 15 मिनट ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 12:40। द ट्रेन विल अराइव एट 12:40 आवर्स इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में जो ट्रेन है वो 12:40 आवर्स पर पहुंचेगी, 9:25 पे वो अपना ट्रैवल स्टार्ट करेगी और उसका जो एंडिंग टाइम होगा आफ्टर 3 और 15 मिनट वो होगा 12:40 आवर्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट में आपसे कहा है कि रेडियस फाइंड आउट करें और इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास है डायामीटर, आपने सर्कल का फाइंड आउट करना है। डायामीटर के लिए आपने क्या करना है, रूलर लेना है और रूलर के साथ आपने उसको मैयर करना है, ठीक है। अब कैसे आप इसको मैयर करेंगे, 0 डिग्री रखेंगे एच पे एक साइड पे और बाकी रूलर को आप सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आपने उसके जो गिन लेना है, पाउंड उसको मैयर कर लेना है कि आपकी रीडिंग रूलर के ऊपर क्या है। अब रूलर के ऊपर जो आपकी जो है रीडिंग है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर का आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी और 3.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होगा। अब जब आपने इसका रेडियस फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है और रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायामीटर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी रेडियस, और आपके पास जो रेडियस आएगा इसका वो 1.75 होगा, ठीक है। 3.5 को आप डिवाइड कर देंगे 2.2 से, ठीक है, क्योंकि डायामीटर इज इक्वल सॉरी रेडियस इज इक्वल टू 2 रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह आपका डायामीटर फाइंड हो जाएगा, सॉरी रेडियस फाइंड हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कर दें, जो डायामीटर आपके पास आया है 3.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका सोल्यूशन लिखेंगे साथ में, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा लेकिन आपने इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। आगे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर आपको एक ग्राफ दिया गया है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाई। सर्कुलर जो ग्राफ होता है उसको पाई ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पहले अपने सिलेबस में भी पढ़ा है और जो इसके सेगमेंट्स हैं ये आपको बताते हैं, इसकी जो विड्थ होती है वो आपको बताती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है। जैसे यहाँ सारा का मुख्तलिफ पार्ट टाइम की एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं कि सारा जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स करती है और उसकी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को अर्न करने के लिए करती है, कितनी एक्टिविटी का कितने रुपीज़ उसको मिलते हैं, अमाउंट कितनी मिलती है उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है, पर आवर के तौर पर। तो आपने इस ग्राफ को स्टडी करना है, पहले स्टडी करने के बाद आपने इसको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जब तक हम ग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस ग्राफ में आपको दिया हुआ है उसकी एक्टिविटी ट्यूटरिंग है, बेबी सिटिंग है, कार वॉश है, यार्ड वर्क है और गार्डनिंग है, और उनके नीचे उनकी जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो रुपीज़ में उनकी पेमेंट है जो कि वो उसको देते हैं पर, और एक और काम करती है तो उसको इतने रुपीज़ मिलते हैं जो कि इसके चार्ट के अंदर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच एक्टिविटी पेज हर द मोस्ट मनी, सबसे ज़्यादा मनी कौन सी एक्टिविटी पे करती है, तो बेबी सिटिंग पे हर द मोस्ट मनी क्योंकि 300 रुपीज़ उसको पे होते हैं। सेकंड ये है कि विच एक्टिविटी गिव्स हर द लीस्ट मनी, सबसे कम पैसे कौन से देते हैं, इसमें सबसे कम 100 रुपीज़ हैं और वो कौन सी है, कार वॉश। कार वॉश जो है वो गिव्स हर द
लीस्ट मनी। फिर उसके बाद है हाउ मच डज शी अर्न पर आवर फॉर ट्यूटरिंग। अब ट्यूटरिंग में जो 250 रुपीज़ मिलते हैं इसको, तो शी अर्न रुपीज़ 250 पर आवर फॉर ट्यूटरिंग। देन हाउ मच डज शी अर्न पर आवर फॉर गार्डनिंग। गार्डनिंग में जब वो करती है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं पर आवर, तो शी अर्न्स 200 रुपीज़ पर आवर फॉर गार्डनिंग। एक एक अगर घंटा काम करती है तो उसको 200 रुपीज़ मिलते हैं। अच्छा क्लास, आपको ये तो पता होगा कि सर्कल को मेजर करने के लिए, सॉरी ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। हम कंपासेस यूज़ करते हैं, पेयर ऑफ कंपासेस यूज़ करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कंपास बोलते हैं और उसको पेयर ऑफ कंपासेस कहते हैं, क्योंकि उसकी दो साइड, एक पाइवट होती है और एक दूसरी साइड पे पेंसिल हम उसके अंदर फिक्स करते हैं। और उस दोनों की पाइवट और पेंसिल की जो टिप है वो दोनों बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, या दोनों जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब हमें कहा है इस क्वेश्चन में कि यूज़ योर रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रूलर लेंगे, उसको सेट करेंगे। फिर हम अपनी कंपासेस लेंगे, उसको सेट करेंगे। कंपास जो है वो आपके पास बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, पेंसिल उसके अंदर शार्प होनी चाहिए, और दोनों जो पाइवट और पेंसिल की जो टिप हैं वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेंसिल जो है वो ऊंची हो पाइवट से, या बहुत ज़्यादा नीचे हो पाइवट से, ठीक। जो आपकी कंपास है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, या पाइवट को ज़ीरो पे रख लें या पेंसिल को ज़ीरो पे रख लें, आपने रखना है और 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट उससे मेजर कर लेनी है, ठीक है। जब आप 5 सेंटीमीटर की मेजर कर लेंगे तो अपने रूलर को हटा देंगे और पाइवट को एक पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट बना लेंगे जिसके ऊपर आपने सर्कल बनाना है, जो सेंट्रल पॉइंट होगा। और उससे कंपास को आप राउंड शेप में घुमाएंगे तो आपके पास 5 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा, और रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर होगा। और रेडियस की लाइन ड्रॉ कर देंगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, राइट। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा और आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ड्रॉ ही करना था, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये आप इस पेपर का। सेक्शन सी आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और कंसेप्चुअल होता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। इसमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आपको 10 तक क्वेश्चन दिए, 10-11 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसलिए आपके पास बहुत सी ऑप्शन होती है। अब आपके पास है जी पहला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन आपको ने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसको जब तक आप क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आती और आप उसका सलूशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इसका आपने सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने होते, आपने उनको सॉल्व करके भी देखना होता है कि सॉल्यूशन जो है वो उसका कैसे होगा। क्वेश्चन हमारे पास 6 है कि अ मिल्क टैंक एट अलीज फार्म कंटेन 5500 लीटर ऑफ मिल्क, while a milk tank at Sarah's farm contain 4800 liter 750 milliliter. Which milk tank contain more milk and how much more? कितना किसके टैंक में ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, दो क्वेश्चन है। अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि अली के फार्म टैंक में जो मिल्क है वो ज़्यादा है सारा के टैंक से, ठीक है ना। लेकिन कितना ज़्यादा है उसके लिए हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लीटर और मिलीलीटर को हम जो है वो अरेंज करेंगे। लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखेंगे। अब अली के टैंक में सिर्फ लीटर में है आपके पास मिल्क, लेकिन मिलीलीटर में नहीं है, तो हम ज़ीरोज़ लगा देंगे 3। और दूसरे सारास के टैंक में जितना है वो ऐड करेंगे और वो लिखेंगे, और 750 मिलीलीटर आ जाएगा। अब आपको बताना है कितने मोर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आपने 750 मिलीलीटर जो है वो माइनस करना है 000 में से, जो इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, वो मिलीलीटर लीटर से बोरो लेगा 1। अब जब लीटर इसको 1 बोरो देगा तो उसके पास वैल्यू रह जाएगी 5499। जबकि जब मिलीलीटर उससे बोरो लेगा तो जो फर्स्ट वाला ज़ीरो है, जो 100 वाला ज़ीरो है, वो 10 हो जाएगा। वो नेक्स्ट वाले 10 प्लेस को 1 देगा तो वो 10 हो जाएगा, और ख़ुद ये
100 प्लेस 9 रह जाएगी। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा और यूनिट प्लेस वाला 0 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 9 में से 9 लीटर का माइनस करेंगे तो 9 लीटर, फिर 9 लीटर और 6 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अली के फॉर्म में जो मिल्क है वो 699 लीटर एंड 250 मिलीलीटर मोर है। ठीक है, अब आपको करना है ड्रॉ द एंगल ऑफ 130 डिग्री बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। एक तो आपने एंगल बनाना है प्रोटेक्टर के ज़रिए से, दूसरा आल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स भी बनाने हैं। ठीक है, यानी जो जो आप करते जाएंगे वही लिखते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक रे ड्रॉ कर देनी है जिसका नाम आपने रख देना है ए और बी। जब आप इनके नाम रख देंगे और ये जितने मर्जी सेंटीमीटर की हो, तो आपने पहला स्टेप क्या किया, यू हैव ड्रॉन अ बेस लाइन ऑफ एनी सूटेबल लेंथ, यानी कोई 5 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 5.5 भी, 4.5 भी, 4 सेंटीमीटर भी, ये अप टू यू कि इधर यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दी हुई बेस लाइन की, तो आप बेस लाइन अपने पसंद से अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे और उनको ए एंड बी का नाम दे देंगे। उसके बाद आपने खुद चूज़ करना है कि वर्टेक्स क्या होगा, ए होगा या बी होगा। आप ए पे एंगल बनाना चाहते हैं या बी पे एंगल बनाना चाहते हैं। आप जैसे मैंने बी पे एंगल बनाना चाहती हूँ तो मैं बी के ऊपर अपने प्रोटेक्टर को सेट कर लूँगी। ठीक है, अब क्या होगा कि टेक अ पॉइंट बी एज अ वर्टेक्स, जहाँ पे एंगल बनता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, एंड पुट अ प्रोटेक्टर विद 0 डिग्री ऑन अ लाइन ए बी के साथ 0 डिग्री को सेट कर देंगे। राइट, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हम अपने प्रोटेक्टर लेंगे, उसके साथ फिर हमने 130 डिग्री देखने कहाँ, वहाँ डॉट लगा देंगे और फिर अपने जो उसको प्रोटेक्टर है उसको उठा लेंगे। जब हम उठा लेंगे तो हम बी से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर अपने एंगल को हाईलाइट करके 130 डिग्री उसके अंदर लिख देंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप जो था वो तो ये था कि हमने प्रोटेक्ट पॉइंट बी लिया था वर्टेक्स, प्रोटेक्टर को हमने 0 डिग्री के साथ लाइन अप किया था ए बी के साथ, फिर हमने क्या किया 130 डिग्री ऑन प्रोटेक्टर एंड मार्क इट पॉइंट सी, वो हमने किया था। फिर हमने क्या किया, पॉइंट बी को सी से ज्वाइन कर दिया था, उससे हमारे पास एक एंगल बन गया था जो कि 130 डिग्री का आ गया, जिसके ऊपर हमने 130 डिग्री लिख लिया। जब हमने ये बना लिया तो हमारे पास ये जो एंगल हमें कहा था कि 130 का बनाए वो तो कंप्लीट हो गया। तो हमारा लास्ट स्टेप होगा एंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है, 130 डिग्री ऑब्ट्यूज है, तो हम साथ में इसकी टाइप भी लिख देंगे कि ए बी सी जो हमने बनाया है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। राइट, और कैपिटल लेटर में हमेशा एंगल के नेम लिखे जाते हैं, स्मॉल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड एरिया। आपसे कहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 8 सेंटीमीटर है और एरिया फाइंड आउट आपने करना है। अब देखें, पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, ब्रेथ आपको गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ का फार्मूला हमने पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चंस में किया था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी। अब उसी तरह से हम पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और -8 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। 120 सेंटीमीटर आया हमारा, 240 से 2 को डिवाइड जब किया और -8 हम जब करेंगे तो 112 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, फाइंड इट्स लेंथ एंड एरिया। अभी हमने क्या फाइंड किया, लेंथ। अब दूसरा हमारे पास इसका पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अब जब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लिखेंगे तो लेंथ हमारे पास आई है 112 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन थी 8 सेंटीमीटर। अब हमने 112 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा एरिया और उसकी जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में लिखी जाएगी। अब आपके पास देखें, क्वेश्चन ये है कि उमैर हैज़ केप्ट द रिकॉर्ड हिज मैथ्स प्रैक्टिस फॉर 4 डेज, कंप्लीट द टेबल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम स्पेंट फॉर प्रैक्टिस
ऑन ईच डे, हर डे में उसने कितनी प्रैक्टिस की, ठीक है, कितने घंटे प्रैक्टिस की या कितना टाइम उसने स्पेंड किया। अब हम बारी बारी करेंगे, पहला मंडे का ले लेते हैं और इसके लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी नंबर लाइन को जो है वो आप अगर ये वाला क्वेश्चन करें इसके हिसाब तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम लिख लेंगे। अब हम क्योंकि मंडे की बात कर रहे हैं ना, तो मंडे को जो स्टार्टिंग टाइम है वो 5:30 पीएम है और एंडिंग टाइम जो है वो 8:15 आवर्स हैं, ठीक है, पीएम, और वो एंडिंग टाइम है इसका। अब आपने ये बताना है कि इस टाइम के दौरान में उसने कितने घंटे प्रैक्टिस की, ये कितने घंटों पे मतलब ये कंसिस्ट करता है। तो अगर आप 5:30 से 8:15 तक जाते हैं तो 5:30 से शुरू करें तो 6:30 7:30 ये तो आवर्स में आ जाएंगे। अगला और तो हमारे पास 8:30 बनता है जो कि 8:15 पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो और नहीं होगा। तो हमारे पास 5:50 से 7:30 जो है वो 2 आवर्स हमारे पास आ गए, आगे 45 मिनट्स रह गए। अब 7:30 से 8:15 तक कितने टाइम बनता है, 45 मिनट्स बनता है, इसलिए हमारे पास जो टाइम होगा वो 2 आवर और 45 मिनट्स होंगे। नेक्स्ट हमने करना है जी ट्यूसडे का, और ट्यूसडे का एंडिंग टाइम और आपने स्टार्टिंग टाइम वैसे ही लिख लेना है। 4:30 से 7:30 तक कितने आवर्स बनते हैं, वो 3 आवर्स बनते हैं, ठीक है। 7:30 और फिर 7:45 में आगे 15 मिनट रह जाएंगे। तो पहले आपने आवर्स निकाल लेने हैं, इनमें से 4:30 से 7:30 तक 3 आवर्स बनते हैं और आपके पास 7:30 से 7:45 तक 15 मिनट्स बनते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये आपके पास इस तरह से ट्यूसडे का टाइम आ गया जो उसने स्पेंड किया था अपने एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने को करने के लिए, ठीक है। ये आपका किस दिन का टाइम था, ट्यूसडे का टाइम था। 3 आवर्स हो गया आपके पास 7:30 तक, और 7:30 से 7:45 तक देखें तो वो 15 मिनट होते हैं। तो आपके पास आ गया 3 और 15 मिनट्स। हम अब वेनसडे की तरफ चलेंगे। वेनसडे का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 3:15 पीएम है और एंडिंग टाइम जो है वो 6:35 पीएम है। इसी तरह से हम दोबारा से अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ के ऊपर स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम लिख लेंगे। स्टार्टिंग टाइम जो है वो 3:15 पीएम है और एंडिंग टाइम 6:35 पीएम है। अब 3:15 पीएम से 6:35 पीएम तक कितना ड्यूरेशन बनता है वो निकालना है। तो 3:15 से पहले हम 6:15 तक के ऑर्स निकाल लेंगे। अब जो ऑर्स हैं वो 3 बनते हैं, 3:15 4:15 5:15 6:15, तो ये 3 आवर्स बन गए। अब 6:15 से 6:35 तक कितने मिनट्स और रहते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो टोटल आवर्स जो हैं वो 20 मिनट्स रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो वेनसडे की प्रैक्टिस का टाइम था या ड्यूरेशन था टाइम का, वो था 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ये आप अगर इसको मैप को देखें या इस नंबर लाइन को देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 315 पीएम से 6:15 पीएम तक आपके पास 3 आवर्स होते हैं। फिर आपने 6:35 तक टाइम लेना है, तो 6:15 से 6:35 तक आपका जो टाइम है वो 20 मिनट्स का है। तो आपके पास टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स आ गए। नेक्स्ट आपके पास थर्सडे का टाइम है, ठीक है। अब थर्सडे में भी इसी तरह से स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम आप लिख लेंगे। स्टार्टिंग टाइम आपके पास है 4:30 पीएम, एंडिंग टाइम है 8:15। अब आप देखें 4:30 से ऑर्स काउंट करेंगे, कितने ऑर्स आप बना सकते हैं। 4:30 से 5:30 6:30 7:30 8:30 तो आप नहीं बना सकते क्योंकि 8:15 पे टाइम ख़त्म हो रहा है। तो 7:30 तक हमारे ऑर्स बनेंगे। अब ये कितने ऑर्स हैं, ये 3 ऑर्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी नंबर लाइंस पे जो ऑर्स का नंबर लाइन है उसके ऊपर आपके पास आ जाएंगे 3 आवर्स। अब आपके पास 4:30 से 7:30 तक जो टाइम है वो है 3 आवर्स। अब 7:30 से आपने 8:15 तक का टाइम देखना है कि इस दौरान में आपके पास आवर्स हैं या मिनट्स हैं। ये तो मिनट्स होंगे, तो आपने 7:30 से 8:15 तक के मिनट्स काउंट आउट कर लेने हैं, ठीक है। अब देखें 30 मिनट्स तो आपके पास 8 ओ क्लॉक तक है। 7:30 से 8 ओ क्लॉक तक 30 मिनट वो हो गए और 8:15 तक 15 मिनट वो हो गए, 30 + 15,
ठीक है, 45 मिनट्स। तो आपके पास टाइम आ गया 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, जो कि थर्सडे का। इस तरह आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, विच डे अली गिव द मोस्ट टाइम। अब आपको ये बताना है कि अली ने किस दिन ज़्यादा टाइम दिया। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम किस दिन दिया वो हम क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि किसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अब देखें अगर तो आपके पास जो थर्सडे है उसको उसने 3 आवर्स और 45 मिनट्स दिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो उसने थर्सडे को दिया है। तो ऑन थर्सडे अली गेव द मोस्ट टाइम। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑन थर्सडे अली गेव द मोस्ट टाइम, कि अली ने सबसे ज़्यादा टाइम थर्सडे को दिया। उसके बाद है विच डे अली गिव द लीस्ट टाइम। लीस्ट क्या होता है, सबसे कम टाइम। सबसे कम टाइम जो होता है मोस्ट वो सबसे ज़्यादा, लीस्ट होता है सबसे कम। जब मोस्ट कहा था तो वो थर्सडे को था, वो 3 आवर 45 मिनट्स थे। ठीक है, अब जो लीस्ट है वो मंडे को है, क्योंकि वो 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स 45 मिनट्स जो हैं वो मंडे को उसने दिए। तो इसलिए जो लीस्ट, जो सबसे कम टाइम उसने प्रैक्टिस के लिए दिया वो मंडे को था, और हम लिखेंगे ऑन मंडे अली गेव द लीस्ट टाइम। नेक्स्ट आपके पास जब क्वेश्चन है तो उस पे आप लोगों ने क्या करना है जी, उसमें आपने करना है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप उसको वर्टिकल फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपको पी क्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर एस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको ये कहा है कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस बाई यूजिंग अ सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर के ज़रिए से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं, विच नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके ये आपस में टच नहीं कर सकती। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी जगह पे जाके, किसी भी डिस्टेंस पे जाके ये आपस में टच नहीं करती। ये दोनों पैरेलल रहती हैं, जस्ट लाइक द रेलवे ट्रैक। जैसे रेलवे ट्रैक आपस में नहीं मिलते। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रूलर यूज़ करेंगे। रूलर को हम सेट करेंगे और 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक हम इसको मैयर कर लेंगे। और मैयर करने का वही तरीका है कि 0 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे और 10 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। 0 और 10 के ऊपर डॉट लगाने के बाद हम अपने जो रूलर है उसको उठा लेंगे, उसको पी और क्यू का नाम दे देंगे, और पी और क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, बाय यूजिंग द रूलर, पहले रूलर करेंगे, और जो बाकी का है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए तब हम सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब जब हमने लाइन ड्रॉ कर ली तो हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे पी क्यू, और उसके ऊपर हमने लिख दिया कि वो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम सेट स्क्वायर लेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सेट स्क्वायर क्या होता है। आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर को आपने लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैंने रखा है वैसे रखना है, और पी पॉइंट पे आपने 0 रखना है, और आपने उसको 15 सेंटीमीटर पे डॉट लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट डॉट आपका 15 सेंटीमीटर पे लगेगा, क्योंकि आर एस इज़ 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम पी क्यू। पी क्यू से वो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो हमने 15 सेंटीमीटर के उसके ऊपर डॉट लगा दिया। राइट, ये हमने पी के ऊपर रख के लगाना है। वैसे ये 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसलिए पैरेलल लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनती है, 90 के एंगल पे बनती है। राइट, उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने डॉट लगा दिया तो हम उसको उठा लेंगे, और पूरी तसल्ली के साथ आपकी जो सेट स्क्वायर है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल आपका एक्यूरेटली जो है वो बैलेंस होना चाहिए, लाइन के पैरेलल होना चाहिए। राइट, अगर सेट स्क्वायर का जो 0 है वो आपकी लाइन के साथ नहीं मैच कर रहा तो इट्स मीन कि आपकी मेजरमेंट में गलती आ सकती है। राइट, तो इसलिए सेट स्क्वायर को जो आपने सेट करना है वो बिल्कुल उसकी जो बेस लाइन है वो वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम दूसरी साइड पे क्यू के ऊपर इसको सेट करेंगे, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होना
लाजमी है। तो जब 2 पॉइंट्स होना लाजमी है तो P के ऊपर तो हमने एक पॉइंट ड्रा कर लिया जो कि 15 सेंटीमीटर था। इसी तरह हम Q के ऊपर भी अपने सेट स्क्वायर को अरेंज करेंगे, उसको बैलेंस करके उसको सेट करेंगे और सेट करके वहाँ भी हम 15 सेंटीमीटर तक का एक डॉट लगा लेंगे। जब हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एक डॉट लग जाएगा तो फिर हम देख लें कि उसको भी हमने किस तरह से सेट किया हुआ है। हमने बिल्कुल उसको बैलेंस सेट करना है। सेट करने के बाद जब हमने 15 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लिया है तो हम फिर उसको भी हटा देंगे। जब हटा लेंगे तो हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स आएंगे, जो P और Q दोनों पॉइंट्स हैं, हम उन दोनों पॉइंट्स को रूलर के ज़रिए से मिला लेंगे और मिला के हम ये भी देख लेंगे कि क्या वो 10 सेंटीमीटर हैं या नहीं है। वो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर ही होंगे क्योंकि वो पैरेलल हमने बनाने हैं, तो इसलिए दोनों के साइज़ भी सेम होने चाहिए और जो दरमियान का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों के, PQ और RS का। अब जब हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी जो हमने डॉट लगाए थे सेट स्क्वायर के ज़रिए से, तो हम उसके ऊपर जब लाइन ड्रॉ करेंगे यानी दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स को हमने रूलर के साथ मिला देना है और उनका नाम रखना है आर एंड एस। वो दोनों नाम क्या होंगे? आर एंड एस। अब आर एंड एस जो है वो भी 10 सेंटीमीटर ही आएंगे क्योंकि हमने सेट स्क्वायर के ज़रिए से पी और क्यू का डिस्टेंस लेकर ही बनाए हैं, राइट। अब वो देखें कि आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा है कि जो पहला पॉइंट है वो 0 पे है, दूसरा पॉइंट 10 पे है और दोनों जो हैं वो 10 सेंटीमीटर को ही शो कर रहे हैं। हमने अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को रूलर के साथ ज्वाइन कर देना है। जब हम रूलर के साथ इनको ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा और उसका हमने नाम क्या रखना है? आर एंड एस। अब इसके साथ हमने ये देख लेना है कि दोनों जो हमारी लाइंस बनी हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है या नहीं, वो भी आप रूलर के साथ मेजर कर लेंगे। जैसे कि मैंने रेड लाइन के साथ इनको हाईलाइट किया है कि आपने डिस्टेंस किसको मेजर करना है। आपने एक आर वाली लाइन पे 0 रखना है और नीचे पी तक आपने अपने रूलर को सेट करना है, तो उससे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि होगा 15 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप अपने रूलर के ज़रिए से और सेट स्क्वायर के ज़रिए से दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो था जनाब आपका पेपर फाइनल टर्म का जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कैलकुलस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, राइट। और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इसके साथ साथ मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी वीडियोस पहले चाहिए, किस पेपर की वीडियो पहले चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी आप लिखें ताकि हम आपके लिए वो वीडियो भी जो है वो अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया इसमें तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझसे कर सकते हैं। इस दोबारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आपको इंडिविजुअल भी मैं टाइम दे सकती हूँ। आई विल शेयर माय व्हाट्सएप नंबर देयर।